हमारे समाज में कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां चारों तरफ व्याप्त हैं, जिस प्रकार की अपुष्ट खबरें लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, वह इस समस्या में कोड़ में खाज का काम कर रही हैं और लोगों के जीवन में और सारी समस्याएं और दिक्कतें पैदा होती जा रही हैं। इस बात को समझने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और कोविड-19 किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और उसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी विषय पर रविवार की इस चर्चा में मैं आपसे बात करूंगा, जिसका टॉपिक है कोविड-19 एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो स्वागत स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। साथियों, यदि हम वायरस की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि वायरस की जो खोज हुई सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक एक रूसी वैज्ञानिक ने किया, तंबाकू की पत्तियों के माध्यम से। तंबाकू को रूस में उस समय तंबाकू की पत्तियों में तरह तरह की बीमारियां लगी हुई थी और लोग किसान जो थे वो बहुत परेशान थे अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख करके, उन्हें बहुत दुख होता था। उसी समय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो मोजाइक को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में खोज की और उन्होंने जो तंबाकू की पत्तियां हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका रस निकाला और उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से द्वारा छानने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से वो इतनी पतले छिद्र थे उसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे। और उसके बाद जो उन्होंने उसका रस को छान करके अलग किया, उसे स्वस्थ पत्तियों पर जब छिड़का तो उन्होंने देखा कि उन पत्तियों में भी इन्फेक्शन पैदा हो गया जो स्वस्थ हुई थी। इसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा जीवाणु है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है बैक्टीरिया से अलग है। और उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि यह जो है एक ऐसा जीव है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है। और इसके बाद धीरे धीरे 1898 में हम नाम दिया गया वायरस। वायरस शब्द ग्रीक भाषा के वीरियन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विष और जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया विषाणु, मतलब विष का। जो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन वायरस सिर्फ और सिर्फ हानिकारक ही होते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पृथ्वी पर जीवित होने वाले सबसे प्रथम जीव भी वायरस ही थे, जिनके माध्यम से आगे बैक्टीरिया और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप मनुष्य तक का इवोल्यूशन हुआ, नए नए मनुष्य का जन्म हुआ, उद्भव हुआ। लेकिन आज वायरस हमारे मानवता के लिए जो समस्या खड़ी की हैं वो हमारे पूरे जीवन के लिए, हमारी पूरी मानवता के लिए कठिन का समय है। अब मैं बात करना चाहूँगा इस वायरस के बारे में। वायरस मूलतः उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हर जीव का कुछ इस प्रकार के जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जो उन्हें संततियों में अपने माँ बाप से या विभिन्न प्रकार के पैतृक माध्यम से मिलते हैं, जिसके आधार पर उसका ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज और उसकी जीवन यात्रा निर्धारित होती है। तो यदि वो उसमें मेनली डीएनए होता है। जब हम सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो डीएनए होता है और डीएनए की 2 हेलिक्स होती है, जिसकी खोज रॉबर्ट एन क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने 1952 में की थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम वायरस के बारे में समझना प्रारंभ किए तो हमें जानकर ताज्जुब हुआ कि वायरस में राइबोस जो आरएनए होता है जिससे डीएनए बनता है, वह भी उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जो कि कोरोना वायरस में भी है। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो उसका अंदर का खोल के अंदर का जो भाग है वह आरएनए है और ऊपर जो उसकी प्रोटीन की स्पाइक लगी हुई है। ये प्रोटीन की स्पाइक जो होती है यह हमारे श्वसन यंत्र में, हमारी आहार नालिका में चिपक जाती है जब किसी माध्यम से या हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन, हमें अपने नाक को बचाना है। वह मास्क नहीं कि जो ठोड़ी पर लगा हुआ हो, हमें अपने नाक को ढक करके प्रयास ये रहे कि N95 मास्क या फिर सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें। और यदि यह ना संभव हो सके तो आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी हमेशा N95 मास्क की होनी चाहिए, जो कि बेस्ट प्रोटेक्शन आपको दे सकता है। 95 से 99% तक प्रोटेक्शन मिलता है N95 मास्क से। उसके बाद जो हमारे शरीर में जाता है तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह जो हमारे शरीर की होती है वह लंग्स होती है। वजह साफ है कि लंग्स में बहुत प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो उभरे हुए होते हैं और इन रिसेप्टर्स के ऊपर कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है वो चिपक जाती है। और कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन में चिपक जाती है तो रिसेप्टर्स उसे अपना कोई वस्तु समझकर, इस शरीर का ऑर्गेनिज्म समझ करके उसको कोशिकाओं में जाने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं। और जब यह कोशिकाओं में पहुंचता है तो कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार का न्यूक्लियस होता है जो कि पूरी कोशिका की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। जैसे कि हमारे शरीर की जो
प्रणाली है उसको हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। इन्हीं प्रकार से जब यह कोरोना वायरस हमारी कोशिका में प्रवेश करता है तो यह न्यूक्लियस में पहुंच करके न्यूक्लियस द्वारा की जा रही विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को खुद से नियंत्रित करने लगता है। और यह जो कि आरएनए हमारे शरीर में डीएनए का निर्माण करता है, उस मैकेनिज्म को यह कब्जे में ले लेता है और आरएनए को संदेश देता है कि तुम कोरोना वायरस की आरएनए बनाओ। और कोरोना वायरस का जो आरएनए बनता है उसके माध्यम से कोरोना की प्रोटीन की स्पाइक बनाई जाती है। इस प्रकार से कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस हमारी कोशिका के मैकेनिज्म पे कब्जा करके हमारे ही घर में घुस करके हमारे ही सोर्स पर नियंत्रण करके अपने जैसी ढेर सारी कापियाँ, करोड़ों अरबों कापियाँ बना करके वह अन्य कोशिकाओं को भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है, उनमें संक्रमण करना प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो लंग्स होती हैं वह सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित होती है। वजह आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वह बिल्कुल माकूल होते हैं हम कोरोना वायरस के स्पाइक से चिपकने के लिए। अब जब हमारी लंग कैपेसिटी कमज़ोर होने लगती है, लंग की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो हमारी लंग कैपेसिटी लगातार घटती चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा लंग ऑक्सीजन को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और वहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें लिक्विड ऑक्सीजन की, जिसकी इस देश में भयानक कमी, भयानक किल्लत हो रही है, और जिसकी वजह से लाखों लाखों लोगों को, हजारों हजारों लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ रही है। अब जब हम बाहर से इनहेल करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन तो हमारे कोशिकाओं के माध्यम से हमारे कम सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसको कोशिकाओं और हमारी धमनियों में पहुँचने के लिए, इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और बहुत प्रकार की भ्रांतियां हम इस प्रकार से भी देखते हैं कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। जैसे रेमडेसिविर की बात की जाए तो रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी फरवरी 2021 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा जर्नल माना जाता है, उसमें एक शोध प्रकाशित करवाया गया WHO के द्वारा, जिसमें यह बात प्रमाणित किया गया कि रेमडेसिविर जो हमारी वैक्सीन है उसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए। लेकिन अफवाहों का दौर इतना भारी है कि सच्चाई उसके पीछे बिल्कुल दबी छुपी हुई है। दूसरी बात है एंटीबायोटिक के प्रभाव की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स का प्रभाव जो 93% तक बिल्कुल नहीं पड़ता है कोरोना पर, केवल 7% जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और वाकई में जो एंटीबायोटिक्स होता है वह बैक्टीरिया को किल करने की दवा होती है, इसलिए एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के जो विरुद्ध काम कर सकता है वह इसका नाम एंटीबायोटिक रखा गया है। लेकिन हम हड़बड़ी में बिना जाने समझे इसका यूज करते हैं। तीसरा यूज जो हम करते हैं टेस्टोस्टेरोन के सिरिंज या इंजेक्शन लेकर के, यह भी भयानक है, घातक है। जब तक आपका पल्स रेट 94 के नीचे ना हो और डॉक्टर ने आपको रेकमेंड ना किया हो तब तक आप टेस्टोस्टेरोन का यदि इंजेक्शन लेते हैं तो कोरोना से भी ज़्यादा घातक और नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी दवा क्या है, इसकी दवा सिर्फ एंटीपायरेटिक दवाएं हैं। एंटीपायरेटिक दवाएं वह होती हैं जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, उसको कंट्रोल में करने का प्रयास करती हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉलपाल और सामान्य जो हमारी दवाएं होती हैं, कैम्बीफ्लाम जैसी दवाओं की आप जान बचा सकते हैं, उनकी सेहत में का ध्यान रख सकते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोविड पेशेंट पॉजिटिव है कि नहीं, कोविड हुआ है कि नहीं है, इसके जो टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, इसका फुल फॉर्म में देखा जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से DNA से RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें RNA से हम DNA बनाते हैं। RNA जो होता है वह इस प्रकार का मटेरियल होता है कि वह आपके कोविड के जो वायरस होता है उसमें पाया जाता है। अब जब हम कोविड के पेशेंट का सैंपल लेते हैं या जानने के लिए उसे कोविड है कि नहीं है, सबसे पहले हम उस आरएनए को, जो कि कोविड का आरएनए है, उसे डीएनए में बदलते हैं। अब डीएनए में बदलते हैं तो यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हुआ। ट्रांसक्रिप्शन की जो परंपरागत प्रक्रिया उसका उल्टा प्रक्रिया हो गई। अब जब हम उस जो हमको डीएनए प्राप्त होता है उसकी स्टडी करके हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमें डीएनए प्राप्त हो रहा है आरएनए के माध्यम से, कहीं यह उस कोविड के जीनोम से या उसके जेनेटिक पैटर्न से तो नहीं मैच कर रहा है। यदि वह डीएनए
जो हमें प्राप्त हुआ है वह कोविड-19 के जीनोम से या जेनेटिक मटेरियल से पैटर्न से मैच कर रहा है, तो हम कहते हैं व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है। इसके लिए एक लंबी चेन या लंबी प्रक्रिया की जाती है जिसमें समय लग सकता है, इसलिए RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। दूसरा टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन क्या होता है? हमारे शरीर की वह प्रक्रिया होती है जो कि बाहर से जो हमारे शरीर में अपरिचित वस्तुएं आती हैं उन्हें एंटीजन कहते हैं। तो कोरोना वायरस भी बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके विरुद्ध उस एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन जो एंटीजन को अपने नाक से हम निकालते हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस के जो वायरस होते हैं उसको हम स्ट्रिप पे रख करके पहुँच लेते हैं कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, और उसके आधार पर इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जो कि RT-PCR टेस्ट से कम रिलायबल, कम विश्वसनीय है। अब इसके बाद क्या होता है? जब एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर जो है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह शांत तो रहेगा नहीं कि जो तुम चाहो कर लो, कोरोना वायरस मेरे शरीर को खा जाओ, मेरे फेफड़े को खत्म कर जाओ। ऐसा तो नहीं होने वाला है। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ता है और एंटीबॉडी डेवलप करता है। ये जो एंटीबॉडी होती हैं या कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती है उस पर अटैक करते हैं, और उसकी जो क्षमता होती है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की, उस पर प्रहार करके उसे कमजोर करते चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर का तंत्र यदि एंटीबॉडी जीत जाते हैं तो हम आसानी से कोविड पॉजिटिव से कोविड निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे एंटीबॉडी डेवलप करने के हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो कहीं ना कहीं हम कमजोर होते चले जाते हैं, और उसके लिए हमें तरह तरह की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो। अब इस प्रक्रिया के दौरान हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वैक्सीन का क्या रोल है। वैक्सीन की यदि बात की जाए तो वैक्सीन की सबसे प्रथम खोज विश्व में 1976 में एडवर्ड जेनर ने की थी। उन्होंने सबसे पहला जो वैक्सीन बनाया था वह चिकन पॉक्स के विरुद्ध बनाया था। उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया, जिसे चेचक कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हम वायरस के उन इनएक्टिव पार्ट को अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं जो कि मैंने कहा एंटीबॉडी डेवलप करने में हमारे शरीर की मदद करता है। हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, कमजोर फॉर्म में उस वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट कराते हैं और हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये कोई बाहर का शत्रु है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी डेवलप कर देता है। जैसे कि एक आभासी दुश्मन हमारे शरीर में प्रवेश करे, जिसे मॉक ड्रिल कहा जाता है सामान्य भाषा में, और हम उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और हमारे शरीर में एक टी मेमोरी सेल होती हैं, वह हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखी रहती हैं कि हमारा जो दुश्मन आया था, जिसके विरुद्ध हमने एक एंटीबॉडी बनाई थी, वह जब फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उस एंटीबॉडी का निर्माण फिर दोबारा कर देंगे। तो वही टी मेमोरी सेल जब वाकई में रियल कोरोना हमारे शरीर में कोविड-19 का वायरस प्रवेश करता है तो उन्हें याद रखता है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एक वायरस हमारे शरीर में आया था, ये उसी का भाई है, उसी का सौतेला भाई या सगा भाई है, इसलिए इसके विरुद्ध हमें कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। और हमारी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है, उसके साथ उनका हत्या, उनका मारना का काम चालू कर देती है और कोविड से हम जीत जाती हैं। और हमारे देश में, दुनिया में जो मुख्य रूप से मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड या फिर फाइजर की जो वैक्सीन होती है, इसमें ज़्यादातर में हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस या स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे बाहरी आवरण होता है और हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है, मैंने पहले भी बताया कि उसी स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाता है। यदि हम उसी, जैसे कि एक सांप के विष वाले दांत को तोड़ दिया जाए तो सांप आपके लिए खिलौना हो जाता है, वही हाल हम कोरोना वायरस के साथ भी कर सकते हैं। ये कोरोना वायरस की जो ऊपर की स्पाइक प्रोटीन होती है, यदि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वह बिल्कुल मूल्यहीन हो जाता है, आपके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है। तो एंटीबॉडी वही काम करती है उस स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने की। अब बात करते हैं वेरिएंट की, इसके कितने वेरिएंट डेवलप होते जाते हैं। वेरिएंट डेवलप होने के पीछे कारण यह है कि कोरोना वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको मैंने RNA बताया, उसकी सीक्वेंसिंग में, जैसे कि ABCDEF यदि हम लिखते चले जाएं, यदि A के बाद B, B के बाद C के बाद D हम लिखते हैं तो कहते हैं कि यह एक पैटर्न में चल रहा है जो कि हमारा परंपरागत पैटर्न है। लेकिन ये यदि A के बाद C लिख दिया जाता है और C के बाद कुछ
डी लिख दिया जाता है तो पैटर्न चेंज हो जाता है, एक नई, चाहे गलत ही सही, चाहे जैसी एक नई वर्णमाला विकसित होती है। यही काम कोरोना वायरस के साथ भी होता है। वाकई में जेनेटिक मटेरियल में 4 पार्ट होते हैं, पिरिमिडीन, प्यूरिन्स जिन्हें कहा जाता है, और थायमिन्स, साइटोसिन, यूरेसिल इसके पार्ट होते हैं आरएनए की यदि बात की जाए। तो इनके पैटर्न में लगातार रिप्लिकेशन के दौरान जब यह अपनी कापियाँ बनाता है हमारे लंग्स में या शरीर के अन्य भागों में, तो कभी कभी इसमें पैटर्न में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया ए के बाद सी आ जाता है। अब जब ए के बाद सी आ गया तो एक नया वेरिएंट, एक नया वायरस डेवलप हो गया, जो कि हो सकता है पहले से ज़्यादा घातक हो, और यह भी हो सकता है कि उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम हो जाए। इस प्रकार से जो हम ब्रिटेनी वायरस की बात की जाए, यूके वेरिएंट की बात की जाए, यह ज़्यादा घातक है। इसकी 63% लीथल फैसिलिटी क्षमता, कैपेसिटी या फिर लोगों को मारने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए युवाओं में भी इसका संक्रमण हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया वेरिएंट है, जिसको हम B.1.617 कहते हैं, या फिर हाँ एक नया वेरिएंट जो हम देख रहे हैं जो बंगाल में पाया जा रहा है, ये इसको कहते हैं B.1.618। तो ये जो वेरिएंट हैं ये ज़्यादा घातक है अपने पुराने वेरिएंट्स के, जो कि वुहान से निकला हुआ था। तो इसमें लगातार रिप्लिकेशन हो, जिसकी क्यों होता है मैंने आपको बताया। तो इसकी घातक क्षमता यदि लगातार ऐसी बढ़ती चली गई और हम इसके प्रति कॉन्शियस न रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो वर्तमान में खोजी गई वैक्सीन है, असाध्य मेहनत के बाद वह भी विफल हो जाए इसके विरुद्ध। इसलिए आप सतर्क रहिए और साथ ही साथ अफवाहों से बचते रहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करिए। और 2 बातें मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा कि हमें इस देश में असली हीरो पहचानना है। असली हीरो देश का कौन है? वह कैलाश सत्यार्थी है, राजेंद्र सिंह है, सोनू सूद है, या फिर वह बड़ा हमारे सेलिब्रिटीज जो जुबा केसरी और टसन में जश्न की बात करते हैं, वह हैं। हमें असली हीरो को देश में पहचानना होगा, अपने आप को सकारात्मक रहना होगा, और साथ ही साथ जहां तक हो सके हमें कोरोना से बचने का अपना बेस्ट एफर्ट लगाना होगा। और दुर्भाग्य से यदि कोरोना हो गया तो हमें दुगनी ताकत के साथ, दुगनी साहस के साथ उन पर उससे लड़ाई करनी होगी, क्योंकि जो रिसर्च बताते हैं हमारे मनोबल का, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। जैसा कि एक रिसर्च में 1 मिनट में बताना चाहूँगा, यूएसए में ऐसा रिसर्च हुआ था कि एक ही प्रकार के पेशेंट्स को 2 कैटेगरियों में बांट दिया गया। एक पेशेंट को बराबर निगेटिव बातें बताई गई कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाएगी, तुम बच ही नहीं सकते हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, और सेम ट्रीटमेंट दोनों ग्रुप के साथ किया गया। और दूसरे ग्रुप को लगातार मोटिवेशनल बातें बताने गई, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातें बताई गई। तो जो रिजल्ट सामने आया उससे यह बात आई, जिन्हें निगेटिव या नकारात्मक बातें बताई गई, उनके सुधरने की दर, उनके उपचार में उनके सही होने की दर बहुत धीमी थी अपेक्षाकृत उनके जिन्हें सकारात्मक बातें बताई जा रही थी। तो शोध के माध्यम से प्रमाणित हो चुका है कि हम अपने को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आप को बचा के रखेंगे और अपनों का ख्याल करके रखेंगे। जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ उसी का एक कंक्लूजन मैं कहूँगा कि अपने को जहाँ तक हो सके कोरोना वायरस से बचाएं, मास्क का प्रयोग करें, प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही साथ यदि दुर्भाग्य से हो जाता है तो उसे लड़ने का साहस और जज्बा अपने अंदर रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और भी बहुत सी बातें यदि आपको समझ में ना आई हों या इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हों तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक सूचित कीजिए। मैं विभिन्न माध्यमों से उन खबरों को खोज करके उनके आंसर को खोज करके आप तक पहुंचाने में अपना योगदान दूंगा। इस कोरोना की लड़ाई में मैं आपके साथ जागरूकता के साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जागरूकता का ख्याल रखें, साथ ही साथ जवाबदेही का ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। और साथ ही साथ मेरे प्रयास आपको यदि अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता के प्रचार में आप भी अपना एक योगदान दें। नमस्कार।